हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों को समक्ष क्लास 12 के इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मात्र 5 वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे 5 वीडियो को देख लीजिए, आपका करंट ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह लेक्चर चलेगा, काफ़ी लंबा लेक्चर चलेगा। यानी 1 शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे नहीं, इसको 5 वीडियो में हम आप लोगों को करंट का फुल लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, और विद्युत धारा में हम देखेंगे विद्युत धारा क्या होता है और विद्युत धारा के प्रकार क्या होता है, यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट्स एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विद्युत धारा पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को विद्युत धारा के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहला हेडिंग है दोस्तों विद्युत धारा। क्या हेडिंग डालते हैं? विद्युत धारा। और विद्युत धारा को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा यहाँ पर समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, यानी चार्ज को फ्लो किया जाता है, यानी चार्ज को दिया जाता है किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर। मान लेते हैं कोई भी हम कंडक्टर ऑफ वायर लेते हैं, तो उस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर जैसे हम चार्ज को फ्लो करते हैं, यानी चार्ज को देते हैं, तो चार्ज को उस कंडक्टर उस इंस्ट्रूमेंट तक जाने में कुछ समय लगता है, तो उसी चार्ज तथा समय को रेशियो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। यानी जो आवेश होता है, इसी के आवेश के प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा बोलते हैं। अगर इस तरह बोल सकते हैं, इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को भी विद्युत धारा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन्स के प्रवाह के दर को भी विद्युत धारा बोल सकते हैं। आवेश तथा लागत समय के अनुपात को भी विद्युत धारा बोल सकते हैं। यानी कहने का सेंस यह है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट आप समझ गए तो बहुत आसानी पूर्वक से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग क्या डाला हुआ बाबू? विद्युत धारा। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं विद्युत धारा क्या होता है बाबू। विद्युत धारा क्या होता है? जैसे हम करंट किस में देते हैं बाबू? किसी ना किसी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कंडक्टर ऑफ वायर हो गया, ये मान लेते हैं कोई कंडक्टर ऑफ वायर हो गया, यानी कंडक्टर ऑफ वायर के मतलब होता है चालक तार। क्या होता है बाबू? चालक तार। ये क्या हो गया बाबू? चालक तार हो गया। चालक तार हो गया। क्या हो गया? चालक तार हो गया। तो यहाँ पर चालक तार हो गया, तो चालक तार में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बाबू? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलते नहीं है, यानी घूमते नहीं है, यानी रिमूव करते नहीं है। जैसे ही इस कंडक्टर ऑफ वायर के सतह पर हम चार्ज देते हैं, तो यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली जिगजैग मोशन में अपने दिशा में घूमने लगते हैं। और यहाँ पर इस चालक तार पर हम प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं। कौन सा चार्ज देते हैं बाबू? क्यू चार्ज देते हैं। तो चार्ज यहाँ पर देंगे, तो चार्ज को यहाँ तक आने में इसके रिस्पेक्ट में क्या लगता है बाबू? कुछ समय लगता है। जैसे यहाँ पर कितना समय लगेगा बाबू? टी समय लगेगा। कितना समय लगेगा? टी समय लगेगा। तो देखिए बाबू, यहाँ पर क्यू आवेश देने के बाद चार्ज को यहाँ तक आने में इसके रिस्पेक्ट में कुछ समय लगता है। तो कितना समय लगता है बाबू? टी समय लगता है। यानी जो आवेश का प्रवाह होगा तब विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है। अगर आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो इसको परिभाषा के तौर पर सिंपल से तरीका में हम किस तरह बनाकर लिख सकते हैं बाबू? यहाँ पर आवेश के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। यानी जब आवेश के प्रवाह होगा तभी विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है। अगर आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो कभी भी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरह हम भी लिख सकते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा बोलते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे आवेश के प्रवाह के दर को, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं बाबू? विद्युत धारा कहते हैं। अब जरा यहाँ पर समझते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। दर माने क्या होता है बाबू? समय होता है। यानी जब आवेश के प्रवाह होगा तो
करंट को जाने में उसके रिस्पेक्ट में क्या लगता है, यानी चार्ज को फ्लो होने में यानी जाने में उसके रिस्पेक्ट में क्या लगता है बाबू, समय लगता है। और उसी आवेश तथा समय को रेशियो को हम एक्चुअली में विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं हर एक लोगों के घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, यानी कि सभी लोगों के घर में करंट तो होबे करता होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक बोर्ड में हम जब प्लस क्यू चार्ज यानी बटन को जब ऑन करते हैं तो क्यू चार्ज का फ्लो होता है, और क्यू चार्ज को फैन तक चार्ज को जाने में उसके रिस्पेक्ट में क्या लगता है, समय लगता है। और उसी चार्ज और टाइम को रेशियो को हम एक्चुअली में विद्युत धारा के नाम से जानते हैं या कहते हैं। अब यहाँ पे आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, विद्युत धारा। अगर यहाँ पर दूसरा डिफिनेशन की हम बात करते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा भी कहते हैं। यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, इकाई समय में प्रवाहित होने वाली इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आता है कि जो विद्युत धारा होता है इसको हम I द्वारा निरूपित करते हैं, यानी जो विद्युत धारा होता है इसको किससे निरूपित किया जाता है, इसे I द्वारा निरूपित किया जाता है। I द्वारा निरूपित किया जाता है या सूचित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है बाबू, I द्वारा निरूपित किया जाता है। और यहाँ पर जो विद्युत धारा होता है इसका SI मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। जैसे मान लेते हैं कोई दीवार हो गया, और इस दीवार को मापने के लिए हम लोग इंची टेप के सहायता लेते हैं, तब हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इस दीवार की लंबाई इतना मीटर है। उसी तरह यहाँ पर मान लेते हैं किसी भी परिपथ यानी सर्किट के अंदर मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर कितना एम्पियर के करंट है उसको मापने के लिए हम एक्चुअली में एम्पियर से मापते हैं। क्या किससे मापते हैं, एक एम्पियर यंत्र होता है, और इसी यंत्र की सहायता से हम लोग विद्युत धारा को क्या करते हैं बाबू, मापते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है बाबू, इसका SI मात्रा क्या होता है बाबू, एम्पियर होता है। यानी जो करंट होता है, और करंट को हम किससे मापते हैं बाबू, एम्पियर से मापते हैं। एम्पियर एक यंत्र होता है जिसको हम करंट मापने में इसका उपयोग करते हैं। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। और यहाँ पर जो विद्युत धारा होता है यह कौन सी राशि होता है, अब जरा यहाँ पर गौर करेंगे। जो करंट होता है यह एक्चुअली में अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है, अदिश राशि होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे यह एक अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। यानी जो विद्युत धारा होता है यह कौन सी राशि होता है, अदिश राशि होता है। अब यह विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट होता है, यह क्यों अदिश राशि होता है, इसका रीजन क्या है। क्योंकि बाबू हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, परिमाण और दिशा तो दोनों होता है, लेकिन यह त्रिभुज का योग का नियम का क्या करता है, पालन करता है। क्या करता है, पालन करता है। इसलिए यह कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। क्या कौन सी राशि होती है बाबू, अदिश राशि होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि यह विद्युत धारा होता है, यह अदिश राशि होता है तो क्यों होता है, और होता है तो कैसे होता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई यहाँ पर मान लेते हैं कोई परिपथ हो गया यानी सर्किट हो गया, और इस सर्किट के अंदर मान लेते हैं सपोज दैट इस सर्किट के अंदर 2 एम्पियर, इस सर्किट के अंदर मान लेते हैं 2 एम्पियर के करंट दे रहे हैं, और इस इधर से हम 3 एम्पियर की करंट दे रहे हैं।
तो यहाँ पर कितना एम्पियर की करंट मिलेगा, यहाँ पर जो करंट मिलेगा 5 एम्पियर की करंट मिलेगा। कितना एम्पियर की करंट मिलेगा, 5 एम्पियर के करंट मिलेगा। यानी कहने का मतलब है यह त्रिभुज के जोग का यह जोग का यानी त्रिभुज के जोग का नियम का क्या करता है, पालन करता है। इसलिए कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनता है। कितना कोण बनेगा बाबू, थीटा। और यहाँ पर जो यहाँ पर करंट होता है यह किसी एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है एक्चुअली में यह किसी कोण या एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ पर 2 एम्पियर और 3 एम्पियर को ऐड करेंगे तो कितना एम्पियर होगा, 5 एम्पियर होगा। और 5 एम्पियर होगा तो यहाँ पर यह 5 एम्पियर होगा क्या करने पर, जोड़ने पर। यानी त्रिभुज का जोग का नियम का पालन करता है। इसलिए यह कौन सी राशि होता है बाबू, अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है, अदिश राशि होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल सेकेंड की हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एग्जाम्पल सेकेंड की हम बात करते हैं तो इधर से हम 2 एम्पियर की करंट दे देते हैं और इधर से हम 2 एम्पियर के करंट दे देते हैं। तो यहाँ पर जो मिलने वाला करंट होगा यहाँ पर 2 और 2 4 एम्पियर का करंट मिलेगा। कितना एम्पियर का करंट मिलेगा, 4 एम्पियर का करंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, कुछ कोण बनेगा। तो जो यहाँ पर विद्युत धारा होता है यानी इलेक्ट्रिक करंट होता है यह किसी एंगल पर क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। और 2 और 2 एम्पियर को जोड़ने पर कितना एम्पियर आ रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है। यानी कहने का मतलब है सदिश का जोग का नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। यानी यह सदिश के जोग के नियम का पालन कर रहा है। तो कोई भी क्वांटिटी अगर सदिश के नियम का जोग का पालन करे वह हमेशा जो राशि होता है अदिश राशि होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यह सदिश के नियम का क्या करता है बाबू, पालन करता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे यह सदिश के जोग के नियम का पालन करता है। क्या करता है बाबू, पालन करता है। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट, इसको नोट नहीं किए तो सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखेंगे विद्युत धारा की उत्पत्ति। क्या देखने वाला है बाबू, विद्युत धारा की उत्पत्ति यानी डेरिवेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या देखने वाले हैं, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर पढ़ेंगे विद्युत धारा की उत्पत्ति। क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा की उत्पत्ति। विद्युत धारा के उत्पत्ति यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं बाबू, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं बाबू, डेरिवेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको फार्मूला का ड्राइव किस तरह करते हैं, यानी कोई ना कोई कंडीशन होता होगा जिसके सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का ड्राइव करते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर t समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, q। तो देखिए यहाँ पर t समय में उपस्थित आवेश। अब देखिए बाबू यहाँ पर t समय में कितना चार्ज प्रेजेंट है, q चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, q। तो यहाँ पर वन टाइम में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा बाबू, q बटा कितना होगा, t। और जानते हैं कि विद्युत धारा होता है, यह विद्युत धारा के एक्चुअली में हम I द्वारा निरूपित करते हैं। तो I समय में क्या हो जाएगा, I बराबर कितना हो जाएगा बाबू, Q बटा T। ये फार्मूला आ गया कि नहीं करंट का। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, और यहाँ पर कौन क्या है यहाँ पर जरा समझने का प्रयास करेंगे। I को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा होता है इसको किस में मापते हैं, यानी करंट होता है इसको एम्पियर में मापते हैं और एम्पियर को ए द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर ए लिख लेंगे। और यहाँ पर क्यू को क्या बोलते हैं बाबू, आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश।
और आवेश की एसआई मात्रा क्या होता है बाबू, कूलम्ब होता है। और कूलम्ब के किससे डिनोट किया जाता है, सी द्वारा निरूपित किया जाता है। और टी को क्या बोलते हैं बाबू, समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समय। और समय को यूनिट क्या होता है, यानी सेकेंड, किस में मापते हैं, सेकेंड में। और बताइए यहाँ तक कोई बाबू डाउट, यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत धारा होता है इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो रिले में कैसे होता है ये आप लोग को पता नहीं होगा। जो एसआई मात्रक एम्पियर होता है तो कैसे होता है और बीमा क्या होता है, यहाँ पर अब देखने वाले हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे विद्युत धारा की एसआई मात्रक तथा बीमा। यहाँ पर लिख लेंगे विद्युत धारा के एसआई मात्रक तथा बीमा को लिखें, यानी जो विद्युत धारा होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र हम जानते हैं, आई बराबर कितना होता है बाबू, क्यू बटा टी होता है। अगर यहाँ पर एसआई मात्रक की हम बात करते हैं, किसका बाबू, एसआई मात्रक की, अगर एसआई मात्रक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्यू को क्या बोलते हैं बाबू, यहाँ पर एसआई मात्रक किसका, आई का, यानी करंट का। आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी। अब देखिए यहाँ पर आवेश की एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम्ब। और समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। और कूलम्ब पर सेकेंड जो होता है एम्पियर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बाबू, एम्पियर के बराबर होता है। यानी एसआई मात्रा करंट का क्या होगा बाबू, एम्पियर होगा। अगर यहाँ पर बीमा की हम बात करते हैं, किसका, बीमा का, यानी करंट का बीमा की हम बात करते हैं तो आई बराबर होता है क्यू बटा टी। और यहाँ पर क्यू को बोलते हैं आवेश के बीमा ए टी, और यहाँ पर बाटा में टी लिखते हैं। और देखिए बाबू यहाँ पर ए और टी, और यहाँ पर प्लस में इसको ऊपर भेजेंगे तो टी माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 1 है, घटाएंगे तो ए, और टी पावर क्या बचेगा, 0। और दुनिया में किसी भी क्वांटिटी के ऊपर 0, उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, करंट का ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर सीजीएस मात्रा की हम बात करते हैं, करंट का सीजीएस मात्रा क्या होता है बाबू, यहाँ पर बायोट होता है। क्योंकि यहाँ पर करंट का सीजीएस मात्रा क्या होता है, बायो होता है। क्योंकि करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसको सर्वप्रथम एक बायोस्वाट नामक वैज्ञानिक ने करंट को दिए थे, यानी इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। और इन्हीं के योगदान की वजह से इनके सीजीएस मात्रक प्रणाली के अंतर्गत इन्हीं के नाम पर यूनिट का उपयोग, यानी नाम रखा गया बायो। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट, अगर नोट नहीं किए तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब मिटा देते हैं दोस्तों, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू यहाँ पर हम देखने वाले हैं विद्युत धारा की दिशा। अब लोग फार्मूला तो आप लोग जान गए, आई बराबर कितना होता है बाबू, क्यू बटा टी। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो सभी लोग को समझ में आ गया। अब देखने वाले हैं विद्युत धारा की दिशा। क्या देखने वाले हैं बाबू, विद्युत धारा की दिशा। आप देखेंगे विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। और विद्युत धारा की दिशा को हम इंग्लिश में बोलते हैं बाबू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। यानी बाबू एक डायरेक्शंस जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मान लेते हैं अपने घर पर स्टडी कर रहे हैं तो एक अच्छा डायरेक्शंस में आप लोग स्टडी करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस कर पाइएगा। अगर यहाँ पर वही डायरेक्शंस आप लोग को खराब हो जाता है, यानी एक अच्छा डायरेक्शंस में वर्क नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी कहने का सेंस यह है, कभी भी डायरेक्शन चूज कीजिए तो एक अच्छे डायरेक्शंस के साथ कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। यानी यहाँ पर देखने वाला है विद्युत धारा की दिशा, यानी डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे यहाँ पर हम लोग घूमते हैं, टहलते हैं तो एक अपने डायरेक्शंस में चलते हैं, यानी कोई ना कोई दिशा। जैसे यहाँ पर हमको घर जाना है कोचिंग से, तो यहाँ पर कोई ना कोई डायरेक्शंस में जाते हैं कि हम अपने सूटेबल तरीके से घर पहुँच जाए।
उसी तरह यहाँ पर करंट भी किसी भी परिपथ में करंट फ्लो होता है तो करंट का भी एक एक्चुअली में डायरेक्शंस होता है कि यह किधर से किधर फ्लो करता है। जरा यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर किसी भी सर्किट डायग्राम में जब करंट फ्लो करता है तो यह पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के तरफ करंट फ्लो करता है। यानी कभी भी धारा का जो प्रवाह होता है यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है यह पॉजिटिव से कहाँ होता है, निगेटिव के तरफ होता है। यानी ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में। जब ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत क्या होता है, धनात्मक होगा, तो धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा में होगा और ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होगा। अब देखिए यहाँ पर ऋणात्मक आवेश के यहाँ पर लिख लेंगे निगेटिव, ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में। और दूसरा का पॉइंट है धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में। यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख लेंगे, धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा में, प्रवाह के दिशा में। अब जरा यहाँ पर समझेंगे बाबू, यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट यानी कोई भी सर्किट डायग्राम होता है तो करंट कभी भी फ्लो करता है यह पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है और कहाँ जाता है, निगेटिव टर्मिनल के तरफ जाता है। यानी कहने का सेंस है कि पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ से यानी पॉजिटिव आवेश का प्रवाह की दिशा में। यानी कभी भी करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव चार्ज से फ्लो करेगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। और ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा मतलब क्या, ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी पॉजिटिव आवेश के प्रवाह की क्या होगा, दिशा में होगा। यानी इसी में दोनों कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अब जरा यहाँ पर डायग्राम ऑफ कंडक्टर ऑफ वायर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे सर्किट डायग्राम ऑफ कंडक्टर ऑफ वायर, सर्किट डायग्राम ऑफ कंडक्टर ऑफ वायर, कंडक्टर ऑफ वायर। अगर हम सर्किट डायग्राम ऑफ कंडक्टर ऑफ वायर की बात करते हैं तो यहाँ पर कैसे समझ में आएगा कि कौन स्थिर है, कहाँ कौन गतिशील है। तो जरा यहाँ पर प्रयास करेंगे बाबू, यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। ये मान लेते हैं कोई चालक तार हो गया, 3-4 हम बना लेते हैं चालक तार। ये क्या हो गया बाबू, कोई चालक तार हो गया। ये क्या है, कोई चालक तार है, चालक तार। ये भी क्या है, कोई चालक तार है, चालक तार है। और ये भी क्या है, कोई चालक तार है, चालक तार है। और चालक तार के अंदर क्या दिया जाता है बाबू, चार्ज दिया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दे दिए। कौन सा चार्ज दिए, प्लस क्यू चार्ज। और इसमें हम दे दिए माइनस क्यू चार्ज दे दिए। और इसमें हम कोई प्रकार का चार्ज नहीं दिए, यानी चार्ज की वैल्यू क्या है, जी। और हम लोग एक्चुअली में जानते हैं कि दुनिया में कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर होता है और इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बाबू, बहुत सारे ऐसे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं घूमते हैं, इसमें चार्ज को दिया जाता है तब यह रिमूव करते हैं। क्या करते हैं बाबू, रिमूव करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन से बाबू, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन से बाबू, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से। अब जरा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे बाबू। अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यानी इसमें प्लस क्यू चार्ज दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यह इलेक्ट्रॉन्स जो है गतिशील है। क्या है बाबू, गतिशील है। यानी इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, चारों दिशाओं में रिमूव कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। तो यह कौन सा आवेश होगा बाबू, गतिशील आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, गतिशील आवेश। और यहाँ पर देखिए बाबू कि यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन से, और इस पर कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर निगेटिव चार्ज दिया जा रहा है। इसका मतलब ये भी गतिशील आवेश है, गतिशील आवेश है। और इस पर कोई प्रकार की चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा आवेश है, स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश है।
और यहाँ पर पहला पॉइंट लिखे हैं ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा में। क्या लिखे हैं बाबू? ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा में। अगर मान लेते हैं ऋणात्मक आवेश में करंट इधर के तरफ बह रहा है, ऋणात्मक चार्ज में करंट इधर के तरफ बह रहा है, तो यहाँ पर धनात्मक आवेश में किधर करंट फ्लो होगा? धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा में। अगर करंट निगेटिव चार्ज में इधर बह रहा है तो पॉजिटिव चार्ज में किधर बहेगा? इधर की तरफ फ्लो करेगा, कोई डाउट? और यहाँ पर कोई चार्ज है ये नहीं है तो यहाँ पर करंट का निर्माण होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है? स्थिर आवेश है। जब यहाँ पर स्थिर आवेश यानी चार्ज के वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रॉन चारों दिशाओं में तो घूमबे नहीं करेंगे। जब घूमबे नहीं करेंगे तो विद्युत धारा का निर्माण होगा नहीं। तो जब निर्माण नहीं होगा तो यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या होगा बाबू? 0 के बराबर होगा। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं बाबू। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अब यहाँ पर नोट पॉइंट बनाकर 2-3 नोट पॉइंट हम लिख लेंगे कि गतिशील आवेश ही विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं और स्थिर आवेश कभी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि जो गतिशील आवेश होता है वही आपका विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, जिस पर कुछ ना कुछ चार्ज अवेलेबल हो। अगर स्थिर आवेश होगा तो वह कभी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे गतिशील आवेश ही विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं और स्थिर आवेश विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। गतिशील आवेश ही विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन स्थिर आवेश विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का सेंस यह है कि कोई भी पार्टिकल्स जब यानी कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वह इलेक्ट्रॉन्स चारों दिशाओं में उस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर घूमते रहेंगे। तो घूमते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जब घूमेंगे तो उसमें चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जब घूमे करेंगे। यानी गतिशील आवेश ही विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्थिर आवेश कोई प्रकार के विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर करंट यानी चार्ज का वैल्यू 0 था तो करंट कितना मिला? 0 मिला। यानी गतिशील आवेश ही विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं और स्थिर आवेश कभी भी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब इस पर चलते हैं, 2-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर करंट का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब इस पर न्यूमेरिकल 2-4 क्वेश्चन करने के बाद इसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा बाबू? क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, अगर इस टाइप्स का क्वेश्चंस दे दिया रहे तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? यदि किसी चालक तार में 2 मिनट तक 1.5 कूलाम के आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा के मान क्या होगा? यहाँ पर इस तरह ही लिख सकता है, सवाल बोल सकता है, यदि किसी चालक तार में 2 मिनट में 1.5 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा के मान क्या होगा? विद्युत धारा के मान क्या होगा? यानी किसका मान पूछ रहा है? विद्युत धारा के मान पूछ रहा है। तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बाबू क्वेश्चंस में क्या क्या डाटा वैल्यू दिया हुआ है इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला पर हम लोग विचार करते हैं कि हमको क्या दिया है और क्या निकालना है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू। अब यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल में क्या दिया है बाबू? यहाँ पर किसका यूनिट कूलम होता है बाबू? आवेश जो होता है, आवेश के सही मात्रा क्या होता है बाबू? कूलम होता है। यानी Q का वैल्यू दिया है 1.5
कूलम्ब। और टी का वैल्यू यहाँ पर मिनट किसका यूनिट होता है बाबू, यानी समय होता है। क्या होता है बाबू, समय होता है। समय के वैल्यू यानी टाइम कितना दिया है, 2 मिनट। कितना मिनट, 2 मिनट। और यहाँ पर जो टाइम होता है, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है बाबू, सेकंड होता है। यानी टाइम को सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में कितना बाबू सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा बाबू, 120 हो जाएगा। यानी 2 × 60 बराबर कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए बाबू, यहाँ पर Q का वैल्यू दे दिया है, T का वैल्यू दे दिया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में हम बताए थे I बराबर Q/T होता है, यानी I बराबर वाट, यानी करंट का वैल्यू नहीं दिया है। तो यहाँ पर I बराबर कितना फॉर्मूला जानते हैं बाबू, Q/T। तो देखिए यहाँ पर Q का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है बाबू, 1.5, और T का वैल्यू कितना दिया है, 120 दिया है। अब देखिए बाबू, यहाँ पर 1 यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर एगो जीरो बैठाएंगे तो 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 1200। और इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। यानी 15 7 15 8 120, यानी 1/80 हो जाएगा। और जो करंट होता है इसका ए सही मात्रा क्या होता है बाबू, एम्पियर। क्या होता है बाबू, एम्पियर। यानी 1/80 एम्पियर हो जाएगा। इसमें कंडक्टर ऑफ वायर यानी चालक तार में 1/80 एम्पियर के करंट फ्लो होगा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट बाबू, एकदम सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। अब थोड़ा बहुत दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस पूछेंगे। ये इस टाइप्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। अगर अगला एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, यानी अगला एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल नंबर हम सेकेंड की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अगर इस तरह सवाल पूछे कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है 1 सेकेंड तक, तब उस चालक तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन पूछे, यदि किसी चालक तार में यदि किसी चालक तार में 1 प्रति एम्पियर के विद्युत धारा, यदि किसी चालक तार में प्रति एम्पियर के विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है प्रति सेकंड तक, तब उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। इस तरह भी सवाल पूछ देता है, यदि किसी चालक तार में प्रति एम्पियर के विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो प्रति सेकंड तक उस चालक तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। चाहे इस तरह भी इस सवाल को पूछ सकता है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार बाबू पूछ चुका है। अब देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल में क्या दिया है बाबू, दिया गया है यहाँ पर प्रति एम्पियर के मतलब होता है 1 एम्पियर। यानी एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का। यानी I का वैल्यू दिया है बाबू 1 एम्पियर। कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। और यहाँ पर प्रति सेकंड के मतलब होता है 1 सेकंड। यानी टाइम का वैल्यू कितना दिया है, 1 सेकंड। और यहाँ पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, और n बराबर वाट, यानी n का वैल्यू नहीं दिया है, यानी n का वैल्यू पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे।
यानी एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो बाबू हम जब पहला चैप्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को जब हम स्टडी किए थे, यानी जब हम पढ़ाए थे, तो उसमें हम पढ़ाए थे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश के गुण। 3 टाइप के बताए थे आवेश के जो चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज कंजर्वेशन एंड चार्ज इज क्वांटिजेशंस, यानी आवेश के क्वांटिनीकरण बराबर होता है बाबू Q बराबर N होता है। जैसे यहाँ पर I बराबर हम जानते हैं Q बटा कितना होता है बाबू T होता है, लेकिन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में बताए थे कि Q बराबर क्या होता है बाबू N होता है। क्या होता है बाबू N होता है। N इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं N लिखते हैं। और बात बाबू बताइए यहाँ पर Q के जगह पर कितना लिख सकते हैं N लिख सकते हैं आसानी पूर्वक से, और यहाँ पर T है तो T लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर I बराबर कितना बन गया बाबू NE बाटा कितना हो गया T हो गया, इतना हो गया कि नहीं। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू यहाँ पर 1 कुछ नहीं तो कितना मानते हैं 1, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो NE बराबर कितना हो जाएगा IT हो जाएगा, कितना हो जाएगा IT हो जाएगा। और यहाँ पर N बराबर कितना हो जाएगा बाबू IT बाटा में क्या हो जाएगा E हो जाएगा। और बताइए यहाँ पर N वाला फार्मूला आ गया क्योंकि हमको एक्चुअली में N का वैल्यू चाहिए, तो N बराबर यहाँ पर हो जाएगा IT बाटा क्या हो जाएगा E। अब देखिए बाबू यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है 1 एम्पियर की, तो करंट के जगह पर 1 एम्पियर रख देंगे और टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड का, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है बाबू, कितना बताए थे 1.6 × 10⁻⁹ बताए थे। अब देखिए बाबू यहाँ पर n बराबर यहाँ पर 1 × 10 के पावर यहाँ पर माइनस में है और इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू प्लस में हो जाएगा, तो यानी 10 के पावर 19 हो जाएगा। अब बाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.6। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे 10 के पावर 19 का मतलब यही होता है 10 पर कितना जीरो 19 गो जीरो। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 जीरो हम कम कर दिए तो यहाँ पर कितना जीरो बचा 18 जीरो बचा। अब बाटा कितना बचा 1.6। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू n बराबर दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है तो यहाँ पर 1 जीरो बैठेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और गुणे 10 के पावर 18। अब बाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 और भाग देंगे तो बाबू यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 6.25 और गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बाबू n बराबर 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आएगा। और बाबू बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चंस रिपीटेशंस कर चुका है दोस्तों। अब इसको मिटा देते हैं। अब आगे के तरफ हम लोग बढ़ते हैं बाबू, आगे के तरफ जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू। अब देखिए बाबू हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब देखने वाले हैं बाबू कि यहाँ पर जो विद्युत धारा होता है यानी जो करंट होता है और करंट को कितने भागों में बांटा गया है। यानी जो बाबू करंट होता है यानी इलेक्ट्रिक करंट होता है और इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बाबू 2 भागों में बांटा गया है। यानी जो पहला होता है औसत विद्युत धारा, यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर 2 टाइप्स, ओनली वन फॉर एवरेज इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकंड फॉर इंस्टैन्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट। और इंस्टैन्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट को दूसरा नाम हम लोग देते हैं वेरिएबल एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो विद्युत धारा होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग को हम लोग बाबू बोलते हैं औसत विद्युत धारा और दूसरा भाग को बोलते हैं तात्क्षणिक विद्युत धारा। अब जरा यहाँ पर समझ लेते हैं कि औसत विद्युत धारा क्या होता है। यह आप लोग भी प्रैक्टिकल लाइफ में बाबू आप लोग स्टडी किए होंगे यानी अध्ययन किए होंगे। कभी कभी इलेक्ट्रिक परिपथ में क्या होता है करंट क्या होता है एक समान आता है। जब एक समान आता है तो आपका फैन या लाइट चाहे कोई भी इक्विपमेंट का जो स्पीड रहता है यानी फैन का जो स्पीड रहता है एक समान वोल्टेज मिलता है तो एक समान करंट भी देता है, तो उसके कारण एक समान स्पीड से चारों दिशाओं में रिमूव करता है फैन। यानी औसत विद्युत धारा के मतलब यही होता है किसी भी परिपथ में करंट का मान क्या होता है एक समान यानी औसत या बराबर रहता है, तब उसको हम बोलते हैं औसत
विद्युत धारा। जैसे फैन में क्या होता है, एक समान वोल्टेज मिलता है तो एक समान स्पीड के साथ क्या करता है, नाचता है, यानी रिमूव करता है फैन, तो उसको हम बोलते हैं औसत विद्युत धारा। अगर मान लेते हैं सपोर्टेड तात्क्षणिक किसको बोलते हैं, तात्क्षणिक में क्या होता है, प्रत्येक क्षण पर विद्युत धारा का मान क्या होता है, बदलते रहता है, मोशन की तरफ बदलता है। जिस तरह हम लोग नहीं बदल देते हैं उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, तात्क्षणिक में क्या होता है, प्रत्येक क्षण पर क्या होता है, विद्युत धारा का मान बदलते रहता है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक विद्युत धारा। अब आइए यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। अब पढ़ने वाला है विद्युत धारा के प्रकार। क्या देखने वाला है बाबू, विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार, धारा के प्रकार। और विद्युत धारा के प्रकार को इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। बाबू करंट जो होता है यह दो भागों में बांटा गया है। करंट को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग को हम लोग बोलते हैं औसत विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, औसत विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा, विद्युत धारा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं बाबू, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। अगर यहाँ पर दुसारके की हम बात करते हैं तो दुसारका को हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक, तात्क्षणिक विद्युत धारा, विद्युत धारा। और तात्क्षणिक को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टैंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। इसको वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, यानी परिवर्ती धारा भी इसको हम बोलते हैं। अब जरा यहाँ पर समझेंगे औसत विद्युत धारा क्या होता है। जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, I बराबर क्या होता है बाबू, I बराबर होता है Q बटा T। I बराबर कितना होता है, Q बटा T। और औसत पूछेगा तो यहाँ पर I और यहाँ पर A भी का मतलब होता है एवरेज, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, Q बटा T, इतना लिख देंगे। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। अगर यहाँ पर तात्क्षणिक पूछेगा तो यहाँ पर I बराबर क्या होगा, I इंस्टैंटेनियस बराबर यहाँ पर क्या लिखते हैं, Q बटा T, इतना तो जानते होंगे। और यहाँ पर I इंस्टैंटेनियस बराबर यहाँ पर ऊपर और नीचे में डिफ्रेंसिएशन यानी D से क्या कर देंगे, भाग गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे, तो DQ अब बाटा कितना हो जाएगा बाबू, DT, इतना हो जाएगा। और D से D कैंसिल हो जाएगा तो फिर उतना ही बच जाएगा, Q बटा T। और यहाँ पर इंस्टैंटेनियस में क्या होता है, प्रत्येक क्षण पर करंट का मान क्या होता है, बदलता है, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएशन के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला जानते होंगे डिफरेंशिएशन का बाबू, D बटा dx, यहाँ पर x पावर n के फॉर्म में रहता है तो फार्मूला होता है n x पावर n माइनस 1, होता है कि नहीं। और तात्क्षणिक मतलब क्या होता है, प्रत्येक क्षण पर विद्युत धारा का मान क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है बाबू, चेंज होता है। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या होता है, दो राशियों के सापेक्षिक तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद एक नई राशि निकल के आती है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं x बराबर y बराबर एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा क्या लिखेंगे, dx। अब देखिए यहाँ पर dy का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर, अब बटा कितना लिखेंगे, dx। और देखिए यहाँ पर सूत्र क्या जानते हैं, पावर को नीचे उतारते हैं और कोफिशिएंट से गुणा करते हैं, पावर में से एक को घटा देंगे तो 2x पावर क्या हो जाएगा, 1, यानी 2x के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है बाबू, 2x के बराबर होता है, यानी 2x के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 2x। पहले आपका y का वैल्यू कितना था, एक्स स्क्वायर था, लेकिन अब इसको कुछ कंक्लूजन यानी डिफरेंशिएशन करने पर कितना रहा, 2x, यानी पहले एक्स स्क्वायर था अब कितना आ गया, 2x, यानी चेंजिंग आ गया कि नहीं। और इसी परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक परिवर्तन, यानी तात्क्षणिक विद्युत धारा, यानी इंस्टैंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, या इसको दूसरा का हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट, यानी परिवर्ती विद्युत धारा। और बताइए यहाँ तो कोई डाउट। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट की हम ग्राफ की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एक ग्राफ भी समझ लीजिए बाबू, वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ग्राफ की हम बात करते हैं
मान लेते हैं कुछ ग्राफ यहाँ पर ऐसे खींचते हैं, तो देखिए बाबू यहाँ पर समय को ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम है, और यहाँ पर किसको ले लेते हैं, चार्ज को ले लेते हैं, यानी कूलम को ले लेते हैं, यानी सी को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, सी को। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 1 कूलम, और यहाँ पर मान लेते हैं 3 कूलम, और यहाँ पर मान लेते हैं 5 कूलम का चार्ज है। उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर टी बराबर मान लेते हैं यहाँ पर 2 सेकेंड, और यहाँ पर टी बराबर मान लेते हैं 3 सेकेंड, और यहाँ पर टी बराबर मान लेते हैं यहाँ पर 5 सेकेंड। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, कुछ ऐसे आपका ग्राफ है, ऐसे ग्राफ है। तो देखिए बाबू इसको हम नीचे की तरफ हम मिला देंगे। एवरेज कैसे हम लोग निकालते हैं इसका, और यहाँ पर इसको भी हम कुछ मिला देंगे ऐसे, और इसको भी हम कुछ ऐसे मिला देंगे। और यहाँ पर कहेगा कि यहाँ पर 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में औसत विद्युत धारा का मान निकालिए। कितना सेकेंड पर, यानी टी बराबर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच एवरेज इलेक्ट्रिक करंट निकालिए, इलेक्ट्रिक करंट निकालिए। यानी यहाँ पर 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं IAV, यानी इलेक्ट्रिक एवरेज इलेक्ट्रिक करंट बराबर कितना होता है बाबू, यहाँ पर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच निकालना है। तो देखिए बाबू यहाँ पर बीच निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच निकालना है और एवरेज निकालना है। तो देखिए यहाँ पर स्टेप इसका 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीचों बीच निकालना है। तो यहाँ पर 3 सेकेंड आपका कुछ ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है Q बटा कितना होता है, T होता है। और यहाँ पर Q का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 3 सेकेंड पर भी है, और यहाँ पर क्या है 1 सेकेंड में। तो यहाँ पर 3 में से 1 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 एम्पियर, 2 बचेगा, यानी 2 कूलम बचेगा। और बाटा यहाँ पर 3 में से 2 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 1 सेकेंड बचेगा। और यहाँ पर I एवरेज बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड किसके बराबर होता है, एम्पियर, यानी 2 एम्पियर के एवरेज इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में होगा। अब यहाँ तक बताइए, इस परिपथ में एवरेज यानी औसत विद्युत धारा 2 एम्पियर की प्रवाहित होगा। कितने एम्पियर की प्रवाहित होगा बाबू, 2 एम्पियर के औसत विद्युत धारा इस परिपथ में क्या होगा, प्रवाहित होगा। यानी यहाँ से 2 एम्पियर के 2 और 3 सेकेंड पर, यानी औसत विद्युत धारा इस परिपथ में 2 एम्पियर की प्रवाहित होगा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, अब इसको मिटा देते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि औसत विद्युत धारा और तात्क्षणिक विद्युत धारा पर हम कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को कर लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और यह बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस औसत विद्युत धारा और तात्क्षणिक विद्युत धारा पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम्पल हम फर्स्ट की हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं तो इस तरह भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। किसी चालक तार से किसी चालक तार से Q बराबर T² प्लस 2T प्लस 2 कूलम के आवेश दिया जाता है, के आवेश दिया जाता है 3 सेकेंड तक, T बराबर 3 सेकेंड तक। तब यदि किसी चालक तार से Q बराबर T² प्लस 2T प्लस 2 कूलम के आवेश दिया जाता है T बराबर 3 सेकेंड तक, तब उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या होगा, ये विद्युत धारा की मात्रा क्या होगा। तब उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान क्या होगा।
धारा के मान क्या होगा। आप जरा यहाँ पर बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पर Q का वैल्यू कितना दिया है बाबू। कूलम किसका मतलब होता है, आवेश का होता है, यानी Q का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर इतना दिया है। और समय कितना लग रहा है बाबू, 3 सेकंड का समय लगता है। और यहाँ पर Q का वैल्यू दे दिया है और समय का भी वैल्यू दे दिया है। अब जरा यहाँ पर देखा, ध्यान देंगे, सवाल में दिया गया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है। कितना दिया गया है बाबू, Q बराबर कितना दिया है, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस कितना दिया है, 2 दिया है। और यहाँ पर कूलम, और यहाँ पर t का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 3 सेकंड दिया है। कितना सेकंड दिया है, 3 सेकंड दिया है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। तो I बराबर कितना जानते हैं बाबू, Q बाटा कितना होता है बाबू, Q बाटा कितना होता है, T होता है। इतना तो जानते होंगे बाबू। और यहाँ पर ऊपर नीचे किससे गुणा कर देते हैं, D से। किससे, D से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बराबर यहाँ पर D और Q का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, यही ना दिया है बाबू। तो Q के जगह पर Q वाला रख देंगे वैल्यू, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस क्या हो जाएगा 2 अब बाटा क्या हो जाएगा बाबू, dt। इतना लिख देंगे। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या करते हैं, I बराबर यहाँ पर अलग अलग पार्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो dt स्क्वायर अब बाटा क्या हो जाएगा बाबू, dt। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। उसके बाद d और यहाँ पर 2t अब बाटा कितना लिखेंगे, dt। और यहाँ पर 2 क्या है बाबू, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बाबू, 0 के बराबर होता है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर ये पावर के रूप में, तो पावर के रूप में कोई भी डाटा रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे यहाँ पर x, यहाँ पर d बटा dx, अगर x पावर n के सूत्र जानते होंगे आप लोग बाबू, यह मैथमेटिकल टूल्स में आप लोग को बता चुके हैं। यहाँ पर पावर को नीचे उतारते हैं, कोफिशिएंट से गुणा करते हैं, पावर में से 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बाबू, पावर 2 है तो 2 को नीचे उतारते हैं, और इस 2 का कोफिशिएंट क्या है, t है, तो t से गुणा करेंगे और पावर में से 1 को घटा देंगे। उसके बाद प्लस का साइन देंगे। उसके बाद यहाँ पर पावर कुछ नहीं था क्या बाबू, 1 है, 1 को नीचे उतारेंगे, कोफिशिएंट से गुणा करेंगे, पावर में से 1 को घटा देंगे, अब प्लस यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब देखिए बाबू यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, t पावर 1 और प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और t पावर क्या हो जाएगा 0, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर 2t और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और दुनिया में किसी भी क्वांटिटी के ऊपर 0 उसका वैल्यू क्या होता है बाबू, 1 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर I का वैल्यू इतना आ गया, यानी I का वैल्यू आपका इतना आ गया 2t और प्लस कितना आ गया 2 आ गया। अब लिखेंगे V पुट t बराबर कितना सेकंड पर पूछ रहा है, 3 सेकंड पर पूछ रहा है विद्युत धारा का मान। V पुट t बराबर कितना सेकंड, 3 सेकंड पर। कितना सेकंड बाबू, 3 सेकंड पर। तो यहाँ पर I बराबर यहाँ पर कितना आया हुआ है 2t और प्लस कितना आया हुआ है 2 आया हुआ है। अब देखिए बाबू यहाँ पर 2 और t का वैल्यू कितना है बाबू 3 और प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। अब 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। और यहाँ पे अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना एम्पियर आएगा, अब यहाँ पर 8 एम्पियर, यानी करंट किसमें, इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर कितने एम्पियर के पास होगा बाबू, 8 एम्पियर के इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर करंट क्या होगा, पास होगा, यानी फ्लो होगा। और बताइए बाबू यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब अगला एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल किस तरह पूछ सकता है, अगर कोई लिमिट के रूप में कोई सवाल रहेगा तो यहाँ पर किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर अगला क्वेश्चंस की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चंस इस तरह भी पूछ सकता है आपका, किसी चालक तार से, यानी एग्जाम्पल नंबर 2, किसी चालक तार से I बराबर 2t स्क्वायर प्लस 4 एम्पियर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो t बराबर 1 सेकेंड तथा t बराबर 3 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड
तथा t बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड रहने दीजिए, t बराबर 1 सेकेंड तथा t बराबर 2 सेकेंड तक उस चालक तार में कितने कूलाम के आवेश प्रवाहित होगा, कितने कूलाम के कितने आवेश प्रवाहित होगा कितने आवेश प्रवाहित होगा। अब देखिए यहाँ पर होगा, और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं बाबू, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, और बाबू बताइए यहाँ पर आई के वैल्यू कितना दिया है बाबू, 2t² प्लस कितना दिया है, 4 दिया है। यहाँ पर एम्पियर लिखेंगे, क्योंकि करंट का यूनिट क्या होता है बाबू, एम्पियर होता है। और t1 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 1 सेकंड दिया है, और यहाँ पर t2 का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 2 सेकंड दिया है। और आगे के तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है चालक तार में आवेश का मान निकालना है। तो देखिए बाबू यहाँ पर वी नो डैट हम जानते हैं कि I बराबर कितना होता है बाबू, यहाँ पर I बराबर डी क्यू बटा कितना होता है बाबू, डी टी। इतना तो जानते होंगे इंस्टेंटेनियस में। अब देखिए यहाँ पर Q का वैल्यू नहीं दिया है, Q का वैल्यू हमको निकालना है, I का वैल्यू दे दिया है और dt का वैल्यू दे दिया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dq बराबर कितना हो जाएगा, I dt। इतना हो जाएगा कि नहीं। अब लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर अब दोनों तरफ क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो dq बराबर यहाँ पर इंटीग्रेशन I dt, इतना लिख देंगे। और बताइए यहाँ तो कोई डाउट। अब यहाँ पर इसका समाकलन q हो जाएगा, और यहाँ पर I, और यहाँ पर I का वैल्यू कितना दिया है, 2t² प्लस कितना दिया है, 4, और गुणा यहाँ पर क्या है, dt। अपर लिमिट क्या है बाबू, यहाँ पर अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट क्या है, 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। अब देखिए बाबू यहाँ पर q बराबर, इसको अलग अलग यहाँ पर 2 को बाहर निकाल देंगे, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, क्या है बाबू, 2 नु है, 3 थोड़ी है, यहाँ पर 2 नु है। अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट क्या है बाबू, यहाँ पर क्या है, 1। अब इसको 2 को बाहर निकाल देंगे तो t² यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt से गुणा कर देंगे, उसके बाद प्लस यहाँ पर 4 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट क्या लिख देंगे, 1। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, q बराबर यहाँ पर 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t के पावर यहाँ पर 2 + 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 + 1। यहाँ पर अपर लिमिट क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 1। फिर यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, और यहाँ पर 4 का बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा, t, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा बाबू, 2, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 1। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर q बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 2, और यहाँ पर अपर लिमिट यहाँ पर 3, t यहाँ पर पावर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, अब बटा क्या हो जाएगा, 3। अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट क्या, 1। फिर प्लस का साइन देंगे, यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना है, t, और अपर लिमिट क्या है, 2, और लोअर लिमिट कितना है, 1। अब देखिए बाबू यहाँ पर q बराबर 2, और t के स्थान पर एक बार 2 पुट करेंगे तो 2 के q अब बटा क्या हो जाएगा, 3, और माइनस अब एक बार t के जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 के q अब बटा कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद प्लस का साइन देंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 4, उसके बाद यहाँ पर 2 में से 1 को घटा लेंगे। और बताइए बाबू यहाँ तक कोई डाउट, अगर डाउट है तो बाबू यहाँ पर पूछ लीजिए, कोई डाउट। यहाँ पर तो कोई प्रकार की डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम इतना अच्छे तरीके से बताते हैं कि आप लोगों को कोई प्रकार की डाउट होने की संभावना नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं। और बाबू यहाँ पर देखिए 2, और यहाँ पर इसका क्यू करेंगे तो 8 बटा क्या हो जाएगा, 3, माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, 3, और प्लस यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। अब q बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, और इसका लघुत्तम 3, और यहाँ पर 8 में से क्या हो जाएगा, 1 को घटा देंगे, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 4। अब देखिए बाबू यहाँ पर q बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, और गुणे यहाँ पर 7 बटा 3, और प्लस क्या हो जाएगा, 4। q बराबर यहाँ पर 7 दूना 14, और बटा कितना हो जाएगा, 3, और प्लस क्या हो जाएगा, 4। बराबर यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर 14, और प्लस यहाँ पर 3, और 4 कितना हो जाएगा, 12। और देखिए बाबू यहाँ पर q बराबर, और 14 यहाँ पर 4 और 2 6,
और यहाँ पर 2, 26 बटा कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर इसको कटा देंगे, भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितना होगा 8 के 24 और 2 बचा तो 6 18, यानी Q बराबर यहाँ पर 8.6 एम्पियर की 6 कूलाम की 8.6 कूलाम की आवेश प्रवाहित होगा। यानी इस कंडक्टर, इस चालक तार के अंदर 6.8 कूलाम के आवेश क्या होगा बाबू, प्रवाहित होगा। क्या होगा, प्रवाहित होगा। और बताइए बाबू यहाँ तक कोई डाउट? अगर अगले लेक्चर्स में मिलते हैं बाबू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच बाबू। इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ सके। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।